अध्याय 12 जादू ही शक्ति है। जब अगस्त का महीना खत्म होने लगा तो ग्रिमोल्ड चौक की घास सूरज की धूप में कुम्हलाकर कमजोर और भूरी हो गई। आसपास के मकानों के लोगों ने 12 नंबर मकान या उसमें रहने वालों को कभी नहीं देखा था। वहां रहने वाले मगलू काफी समय से मकान नंबरों की इस मजेदार गलती को स्वीकार कर चुके थे, जिस कारण 11 और 13 नंबर के मकान बिल्कुल पास पास थे। बहरहाल चौक में अब ऐसे आगंतुक आ रहे थे जिन्हें यह गलती बड़ी दिलचस्प लग रही थी। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा जब ग्रिमोल्ड चौक में एक दो नए लोग आकर मंडराने नहीं लगते थे। वे बस 11 और 13 नंबर के मकानों के सामने की रेलिंग पर टिक कर दोनों मकानों के बीच की जगह को ताकते रहते थे। ये लोग हर दिन बदल जाते थे। हालांकि ऐसा लगता था कि उनमें से किसी को भी सामान्य कपड़े ज्यादा पसंद नहीं थे। उनके पास से गुजरने वाले ज्यादातर लंदन वासी अजीब पोशाकों के आदी थे और अमूमन उन पर ध्यान नहीं देते थे। हालांकि कभी कभार कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता था और सोचता था कि इतनी गर्मी में ये लोग इतने लंबे चोगे क्यों पहने हैं। देखने वालों को पहरेदारी में बहुत कम संतुष्टि मिल रही थी। कभी कभार उनमें से कोई रोमांचित होकर आगे बढ़ता था, जैसे उसे आखिरकार कोई दिलचस्प चीज दिख गई हो, लेकिन फिर अगले ही पल वह नाराज होकर दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाता था। 1 सितंबर को चौक में सामान्य से ज्यादा लोग मंडरा रहे थे। लंबे चोगे वाले आधा दर्जन लोग खामोशी से पहरा दे रहे थे। 11 और 13 नंबर के मकानों को हमेशा की तरह घूर रहे थे, लेकिन जिस चीज का उन्हें इंतजार था वह अब भी उन्हें चकमा दे रही थी। जब शाम को कई सप्ताह बाद पहली बार ठंडी बारिश का अप्रत्याशित झोंका आया तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि कोई दिलचस्प चीज दिखी थी। विकृत चेहरे वाला आदमी और उसका सबसे करीबी गोल मटोल व पीले चेहरे वाला साथी उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल कुंठित और निराश दिखते हुए वे पहली जैसी निष्क्रिय अवस्था में आ गए। इसी दौरान 12 नंबर के मकान के भीतर हैरी ने अभी अभी हॉल में प्रवेश किया था। वह सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर ऊपर वाली सीढ़ी पर प्रकट हुआ था, लेकिन उसका संतुलन डगमगा गया था और उसे लगा था कि प्राणभक्षियों को पल भर के लिए उसकी खुली कोहनी की झलक दिख गई होगी। सामने वाले दरवाजे को सावधानी से बंद करके उसने अदृश्य चोगा उतारकर अपनी बाह पर डाल लिया। फिर वह अंधेरे गलियारे में बेसमेंट की ओर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में दैनिक जादूगर की एक चुराई हुई प्रति थी। सिवेरियस स्नेप, एक सामान्य धीमी फुसफुसाहट ने उसका स्वागत किया। ठंडी हवा का झोंका उस पर पड़ा और उसकी जीभ एक पल के लिए उलट गई। मैंने आपको नहीं मारा, उसने कहा, जब जीभ एक बार फिर अपनी जगह पर आ गई। धूल भरी आकृति में विस्फोट हुआ और हैरी ने अपनी सांस रोक ली। वह तब तक चुप रहा जब तक कि मिसेस ब्लैक और धूल के बादल से दूर नहीं पहुंच गया। आधी सीढ़ियां उतरकर किचन के पास पहुंचने के बाद वह चिल्लाया, एक बुरी खबर है, तुम्हें पसंद नहीं आएगी। किचन का हुलिया बदल चुका था और अब यह पहचान में नहीं आ रहा था। हर चीज अब चमक रही थी। तांबे के बर्तन गुलाबी हो गए थे, लकड़ी की टेबल का ऊपरी हिस्सा चमक रहा था और डिनर के लिए लगी प्लेटें अंगीठी में जल रहे आग में चमक रही थी, जिस पर एक कढ़ाई गर्म हो रही थी। बहरहाल कमरे की किसी और चीज का उतना काया पलट नहीं हुआ था जितना कि घरेलू जिन का, जो इस वक्त हैरी की तरफ तेजी से आ रहा था। वह बर्फ जैसा सफेद टॉवेल पहना था। उसके कान के बाल कपास की तरह साफ व रोएदार थे और उसके मरियल सीने पर रेगुलस का लॉकेट लटक रहा था। मास्टर हैरी, जूते उतार दे और डिनर से पहले हाथ धो लें, क्रीचर अदृश्य चोगा लेते हुए बोला। फिर वो चोगे को दीवार के एक हुक पर टांगने चला गया, जहां हाल ही में धुले कई पुराने दुशाले लटक रहे थे। क्या हुआ? रॉन ने सहम कर पूछा। यह साफ था कि हैरी के आने से पहले वह हरमाइनी लिखे हुए नोट्स के पुलिंदे तथा हाथ से बनाए नक्शे देख रहे थे, जो लंबी किचन टेबल के सिरे पर रखे थे। बहरहाल इस वक्त वे हैरी को देख रहे थे, जो उनकी तरफ धड़धड़ाता हुआ आया और उसने उनके चंपत्र के ऊपर अखबार फेंक दिया। हुक जैसी नाक और काले बालों वाले आदमी की एक बड़ी जानी पहचानी तस्वीर उन्हें घूरने लगी। इसके नीचे हेडलाइन थी, सीवियस स्नेप हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर नियुक्त। नहीं! रॉन हरमाइनी जोर से बोले। हरमाइनी ने ज्यादा फुर्ती दिखाई। वह अखबार पकड़कर खबर को जोर से पढ़ने लगी। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में काफी लंबे अरसे से जादुई कार्डों के टीचर सिवेरियस स्नेप को आज इस प्राचीन स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टाफ में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। मगलू अध्ययन की पुरानी टीचर के इस्तीफे के बाद अलेक्टो कैरो को इस विषय का टीचर नियुक्त किया गया है, जबकि उनके भाई एमिकस कैरो गुप्त कला से रक्षा के नए प्रोफेसर होंगे।
हमारी सर्वश्रेष्ठ जादुई परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने के इस अवसर का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे हत्या करना और लोगों के कान काटना, है ना? स्नेप हेडमास्टर स्नेप हेडमास्टर की स्टडी में मर्लिन की पैंट, वो चीखी, जिससे हैरी और रॉन दोनों ही उछल पड़े। वो उछलकर तेजी से खड़ी हुई और धड़धड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते वह चिल्लाई, 1 मिनट में आती हूँ। मर्लिन की पैंट? रॉन ने दिलचस्पी से दोहराया। वह सचमुच परेशान होगी। उसने अखबार अपनी तरफ खींचा और स्नेप की खबर पढ़ी। बाकी टीचर्स इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैकगोनिकल, फिल्टविक और स्प्राउट सच्चाई जानते हैं। वे जानते हैं कि डंबलडोर की मौत कैसे हुई थी। वे स्नेप को हेडमास्टर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और ये कैरो भाई बहन कौन है? प्राणभक्षी हैं, हैरी ने कहा। उनकी तस्वीर भीतर है। जब स्नेप ने डंबलडोर को मारा था तब वे मीनार पर ही थे। इस तरह अब सारे दोस्त एक ही जगह पहुंच चुके हैं। और हैरी ने कुर्सी खींचते हुए कटुतापूर्वक कहा, मुझे नहीं लगता कि बाकी टीचर्स के पास रुके रहने के अलावा और कोई विकल्प है। अगर मंत्रालय और वोल्डेमॉर्ट स्नेप के साथ हैं तो फिर टीचर्स को रुक कर पढ़ाना ही होगा, वरना अज़्काबान में कुछ साल की सजा काटनी होगी, और वह भी तब जब वे खुशकिस्मत हों। मुझे लगता है कि वे सभी रुककर विद्यार्थियों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। क्रीचर तेजी से टेबल की तरफ आया। उसके हाथों में एक बड़ा पतीला था जिसमें से उसने सूप निकालकर चमचमाते कटोरों में डाल दिया। ऐसा करते समय वह अपने दांतों के बीच से सीटी बजा रहा था। धन्यवाद क्रीचर, हैरी ने कहा और दैनिक जादूगर को पलट दिया ताकि स्नेप का चेहरा न देखना पड़े। अच्छा, अब कम से कम हम यह तो जान चुके हैं कि स्नेप कहाँ है। वह सूप को चम्मच से मुंह में डालने लगा। जब से क्रीचर को रेगुलस का लॉकेट दिया गया था तब से उसकी पाक कला में नाटकीय सुधार हुआ था। आज का फ्रेंच ओनियन इतना ज्यादा स्वादिष्ट था जितना कि हैरी ने पहले कभी नहीं चखा था। बहुत से प्राणपक्षी अब भी मकान की पहरेदारी कर रहे हैं, उसने रॉन से कहा। हमेशा से कहीं ज्यादा। उन्हें शायद यह उम्मीद होगी कि हम लोग अपने स्कूल वाले संदूक उठाकर बाहर निकलेंगे और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ने के लिए चल देंगे। रॉन ने अपनी घड़ी देखी। मैं भी दिन भर से यही सोच रहा हूँ। ट्रेन तो लगभग 6 घंटे पहले निकल गई होगी। इस पर सवार न होना अजीब है ना? हैरी को पुरानी याद आई। एक बार वह और रॉन कार में उड़ते हुए इसके पीछे गए थे। तब भाप वाला लाल इंजन खेतों और पहाड़ियों के बीच चमकती हुई लाल इल्ली जैसा दिख रहा था। उसे यकीन था कि इस पल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में जीनी, नेविल और लूना एक साथ बैठे होंगे। शायद वे सोच रहे होंगे कि वह, रॉन और हर्माइनी कहाँ होंगे, या इस बारे में बहस कर रहे होंगे कि हेडमास्टर स्नेप को परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। लौटते समय अभी अभी उन्होंने मेरी झलक देख ली थी, हैरी ने कहा। मैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ठीक से नहीं कूद पाया था और चोगा सरक गया था। मुझसे तो ऐसा हर बार ही होता है। ओह लो, वो आ गई, रॉन ने कहा और अपनी गर्दन घुमाकर हरमाइनी को दोबारा किचन में आते हुए देखने लगा। अब मर्लिन के सबसे बड़े पैन की कसम, क्या हो गया था? मुझे इसकी याद आ गई थी, हरमाइनी ने हाफते हुए कहा। वह फ्रेम वाली एक बड़ी तस्वीर उठाई थी जिसे अब उसने फर्श पर नीचे रख दिया। फिर वह किचन के ड्रेसर से अपना छोटा बैग उठाकर लाई। उसे खोलकर वह तस्वीर को उसके भीतर रखने लगी। हालांकि तस्वीर बैग से बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह भी बहुत सारी चीजों की तरह बैग की गहराई में ओझल हो गई। फिनिस नाइजेलस, हरमाइनी ने स्पष्ट किया जब उसने बैग को किचन की टेबल पर फेंका, जिससे आमतौर पर होने वाली जोरदार खन्न की आवाज हुई। मैं समझा नहीं, रॉन ने कहा, लेकिन हैरी समझ गया। फिनिस नाइजेलस ब्लैक ग्रिमॉल्ड चौक की अपनी तस्वीर और हॉगवर्ट्स में हेडमास्टर के ऑफिस में टंगी अपनी तस्वीर में इच्छानुसार आ जा सकता था। निश्चित रूप से इस वक्त स्नेप डंबलडोर की गोलाकार स्टडी में बैठा होगा। यकीनन स्नेप डंबलडोर के चांदी के नाजुक जादुई यंत्रों, पत्थर के स्मृति पात्र, बोलती टोपी, और जब तक कि उसे हटाकर कहीं और न रख दिया गया हो, गौरव गुरुद्वार की तलवार का मालिक बनने पर विजय के उल्लास में झूम रहा होगा। स्नेप फिनिस नाइजेलस को खबर मालूम करने के लिए यहाँ भेज सकता है, हरमाइनी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए रॉन को बताया। लेकिन अब उसे कोशिश करने तो दो। फिनिस नाइजेलस अब सिर्फ मेरे हैंडबैग की भीतरी हिस्से को ही देख पाएगा। बहुत बढ़िया सोच, रॉन ने कहा। वह प्रभावित दिख रहा था। धन्यवाद, हरमाइनी मुस्कुराई और सूप को अपनी तरफ खींचा। तो हैरी, आज और क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। 7 घंटे तक मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर नजर रखी, वह नहीं दिखी। वैसे रॉन, तुम्हारे डैडी जरूर दिखे थे, वे अच्छे दिख रहे थे। रॉन ने इस खबर पर सिर हिलाया। वे फैसला कर चुके थे कि मंत्रालय आते जाते समय मिस्टर वीजली से संपर्क करने की कोशिश बहुत खतरनाक थी, क्योंकि मंत्रालय के दूसरे कर्मचारी उन्हें हमेशा घेरे रहते थे।
बहरहाल यह आश्वस्त करने वाला था कि उन्हें उनकी झलक दिखती रहती थी, भले ही वह बहुत तनावग्रस्त दिखते हों। डैडी हमेशा कहते थे कि मंत्रालय के ज्यादातर लोग ऑफिस आने के लिए छू नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। रॉन ने कहा, इसलिए हमें अम्बरिज नहीं दिख पाई है। वह कभी पैदल नहीं चलेगी, वह खुद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। और वह अजीब बूढ़ी जादूगरनी तथा नेवी ब्लू दुशालों वाला नाटा जादूगर? हरमाइनी ने पूछा। ओह हाँ, जादुई मरम्मत विभाग का आदमी, रॉन ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि वह जादुई मरम्मत विभाग में काम करता है? हरमाइनी ने पूछा। उसके सूप की चम्मच हवा में झूल रही थी। डैडी ने बताया था कि जादुई मरम्मत विभाग का हर कर्मचारी नेवी ब्लू रंग के दुशाले पहनता है। लेकिन तुमने हमें यह बात तो कभी नहीं बताई। हरमाइनी ने अपनी चम्मच नीचे रखकर उस नोट्स और नक्शे को अपनी तरफ खींचा, जिन्हें वह और रॉन हैरी के आने के पहले देख रहे थे। नेवी ब्लू रंग के दुशालों के बारे में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। उसने पन्नों को तेजी से पलटते हुए कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है रॉन? हर चीज से फर्क पड़ता है। अगर हम मंत्रालय में घुसने जा रहे हैं और उनकी पकड़ में नहीं आना चाहते हैं, जब वे शर्तिया तौर पर घुसपैठियों के प्रति सतर्क होंगे, तो हर छोटी छोटी बात महत्वपूर्ण होती है। हम लोग बार बार यह क्यों दोहरा रहे हैं? मेरा मतलब है, याद ताजा करने वाली इन सारी यात्राओं से क्या फायदा है अगर तुम हमें यह बताने की जहमत नहीं उठा रहे हो? ओह छोड़ो भी हरमाइनी, मैं तो बस एक छोटी सी बात बताना भूल गया था। तुम्हें एहसास है ना, कि इस वक्त हमारे लिए जादू मंत्रालय से ज्यादा खतरनाक जगह दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यह काम कल ही कर देना चाहिए, हैरी ने कहा। हरमाइनी एकदम चुप हो गई और उसका मुंह लटक गया। रॉन का सूप उसके गले में अटक गया। कल? हरमाइनी ने दोहराया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो हैरी? मैं गंभीर हूँ, हैरी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हम इस वक्त जितने तैयार हैं, 1 महीने तक मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास खड़े रहने के बाद भी उससे ज्यादा अच्छी तरह तैयार हो पाएंगे। हम इस काम में जितनी देर करेंगे, वो लॉकेट उतनी ही दूर पहुंच सकता है। इस बात की काफी संभावना है कि अम्बरिज ने उसे पहले ही फेंक दिया होगा। वह खुलता ही नहीं है, रॉन ने कहा। हो सकता है उसने इसे खोलने का कोई तरीका खोज लिया हो और अब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही इतनी बुरी है। हैरी ने कंधे उचकाए। गहरे विचार में डूबी हरमाइनी अपना होंठ काट रही थी। हम हर महत्वपूर्ण बात जानते हैं, हैरी ने हरमाइनी से कहा। हम जानते हैं कि उन्होंने मंत्रालय में अंतर्ध्यान प्रकट होने पर पाबंदी लगा दी है। हम जानते हैं कि अब मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को अपने घरों से छू नेटवर्क से जोड़ने की इजाजत है, क्योंकि रॉन ने 2 चुप्पों को इस बारे में शिकायत करते सुना था। और हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि अम्बरिज का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि तुमने उस दाढ़ी वाले आदमी की बात सुनी थी जो उसने अपने साथी से कही थी। मुझे पहले वाले गलियारे में जाना है, डेलोरस ने बुलाया है, हरमाइनी ने तत्काल कहा। बिल्कुल, हैरी ने कहा। और हम जानते हैं कि अंदर घुसने के लिए एक अजीब से सिक्के या टोकन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने एक जादूगरनी को अपनी सहेली से एक टोकन उधार लेते देखा था। लेकिन हमारे पास एक भी टोकन नहीं है। अगर योजना सफल हो जाती है तो हमारे पास आ जाएंगे, हैरी धीरे से बोला। मैं नहीं जानती हैरी, मैं नहीं जानती। बहुत सी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। अगर हम तैयारी में 3 महीने और लगा दें, तब भी तो यही हालत रहेगी, हैरी ने कहा। अब काम करने का वक्त आ चुका है। रॉन और हरमाइनी के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि वे डर रहे थे। उसे भी ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। बहरहाल उसे यकीन था कि अब योजना को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। वे पिछले 4 हफ्तों से बारी बारी से अदृश्य चोगा पहनकर मंत्रालय के आधिकारिक प्रवेश द्वार की जासूसी कर रहे थे। मिस्टर वीजली के कारण रॉन को बचपन से ही असली प्रवेश द्वार मालूम था। उन्होंने ऑफिस के अंदर जाते मंत्रालय के कर्मचारियों का पीछा करके उनकी बातचीत सुनी थी और इस बात पर गौर किया था कि उनमें से कौन कौन हर दिन एक ही समय पर अकेले जाते हैं। इस दौरान उन्हें कभी कभार किसी के ब्रीफकेस से दैनिक जादूगर चुराने का मौका भी मिल जाता था। धीरे धीरे उन्होंने शुरुआती नक्शे और नोट्स बना लिए, जो इस वक्त हरमाइनी के सामने रखे थे। ठीक है, रॉन ने धीरे से कहा। मान लेते हैं कि हम इस काम के लिए कल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ मैं और हैरी ही जाएं। ओह, दोबारा वही मुद्दा शुरू मत करना, हरमाइनी ने आ भरते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं। मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर चोगों में जासूसी करना एक बात है, लेकिन यह अलग है, हरमाइनी। रॉन ने 10 दिन पहले के दैनिक जादूगर की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारा नाम मगलू परिवार में पैदा उन जादूगरों की सूची में है जो सुनवाई में नहीं गए थे, और उनके हिसाब से तो तुम इस वक्त अपने घर पर स्पेटाग्रॉइड से मर रहे हो। अगर किसी को नहीं जाना चाहिए तो वह हैरी है। उसके सिर पर तो 10,000 गैलियन का इनाम है। तो फिर ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, हैरी ने कहा। अगर तुम वोल्डेमॉर्ट को हरा दो तो मुझे बता देना, ठीक है?
रॉन और हरमाइनी हंसने लगे। तभी हैरी के माथे के निशान में दर्द की लहर दौड़ गई। उसका हाथ फौरन वहां पहुंच गया। उसने हरमाइनी की आंखों को सिकुड़ते देखा और अपनी आंखों पर से बाल हटाने का नाटक किया। अच्छा, अगर हम तीनों को ही जाना है तो हमें अलग अलग अंतर्ध्यान होना पड़ेगा, रॉन कह रहा था। अब हम तीनों एक साथ चोगे में नहीं समा सकते। हैरी के निशान का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। वह खड़ा हो गया। क्रीचर तेजी से उसकी तरफ आया। मालिक ने सूप खत्म नहीं किया है। क्या मालिक जायकेदार स्ट्रू पसंद करेंगे या फिर ट्रिकल टार्ट, जो मालिक की पसंदीदा डिश है? धन्यवाद क्रीचर, लेकिन मैं 1 मिनट में आता हूँ। बाथरूम। हैरी जानता था कि हरमाइनी उसे शंका से देख रही थी, इसलिए वो जल्दी से हॉल की सीढ़ियां चढ़ा। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो तेजी से बाथरूम में घुसा और दरवाजे की सांकल लगा दी। दर्द से कराहते हुए वह काले वॉश बेसिन पर झुक गया, जिसके नल सांप के खुले मुंह जैसे थे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह शाम के धुंधलके में एक सड़क पर जा रहा था। दोनों तरफ के भड़कीले मकानों की ऊंची ऊंची छतें दिख रही थी। वो उनमें से एक मकान के पास गया और दरवाजे पर अपनी लंबी उंगलियों वाला सफेद हाथ रखा। उसने दरवाजा खटखटाया। उसके भीतर रोमांच बढ़ रहा था। एक हंसती हुई औरत ने दरवाजा खोला, लेकिन हैरी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। हंसी अब दहशत में बदल गई। कैकरोविच! एक ऊंची ठंडी आवाज आई। महिला ने अपना सिर हिलाया। वह दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी। एक सफेद हाथ दरवाजे को पकड़े था और उसे दरवाजा बंद करने से रोक रहा था। मुझे कैकरोविच चाहिए। वह यहाँ नहीं रहता, औरत सिर हिलाते हुए चिल्लाई। वो अब यहाँ नहीं रहता है। वो यहाँ नहीं रहता है। मैं उसे नहीं जानती हूँ। दरवाजा बंद करने की कोशिश छोड़कर अब वह अंधेरे हॉल में पीछे हटने लगी। हैरी उसके पीछे पीछे गया और अपनी लंबी उंगलियों वाले हाथ से छड़ी निकाल ली। वह कहाँ है? क्या पता कहाँ है? वह कहीं और रहने चला गया है। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। उसने छड़ी उठाई। औरत चीख उठी। 2 छोटे बच्चे भागते हुए हॉल में आए। औरत ने अपने हाथ फैलाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। हरी रोशनी की एक चमक हुई। हैरी! हैरी! उसने अपनी आंखें खोल ली। वो फर्श पर गिर गया था। हरमाइनी दरवाजे पर एक बार फिर मुक्के बरसा रही थी। हैरी, दरवाजा खोलो! वह जानता था कि वह चिल्ला पड़ा था। उसने उठकर दरवाजे की सांकल खोली। हरमाइनी तत्काल लड़खड़ाती हुई भीतर आ गई। उसने अपना संतुलन ठीक किया और संदेह से चारों तरफ देखा। रॉन उसके ठीक पीछे और थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। जब उसने अपनी छड़ी ठंडे बाथरूम के कोनों की ओर तानी। तुम क्या कर रहे थे? हरमाइनी ने कठोर लहजे में पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? हैरी ने बहादुरी दिखाने की कमजोर कोशिश करते हुए पूछा। तुम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रॉन ने कहा। ओ हाँ, शायद मेरी झपकी लग गई थी या... हैरी, हमारी बुद्धि का अपमान मत करो, हरमाइनी ने गहरी सांसें लेते हुए कहा। हम जानते हैं कि नीचे तुम्हारे निशान में दर्द हुआ था और इस वक्त तुम्हारा चेहरा बर्फ जितना सफेद है। हैरी बाथरूम के कोने पर बैठ गया। ठीक है, मैंने अभी अभी वोल्डेमॉर्ट को एक औरत की हत्या करते देखा है। अब तक शायद उसने उस औरत के पूरे परिवार को मार डाला होगा, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह तो एक बार फिर सेड्रिक जैसा था। उन लोगों की गलती बस इतनी थी कि वे वहां पर थे। हैरी, तुम्हें अपने साथ ये सिलसिला नहीं चलने देना चाहिए, हरमाइनी चिल्लाई और उसकी आवाज बाथरूम में गूंजने लगी। डंबलडोर चाहते थे कि तुम गुप्त विद्या का इस्तेमाल करो। उन्हें लगता था कि यह आपसे संबंध खतरनाक है। वोल्डेमॉर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है। हैरी, उसे किसी को मारते या यातना देते देखने से क्या फायदा है? इससे क्या मदद मिल सकती है? इससे मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, हैरी ने कहा। तो तुम उसे अपने दिमाग से बाहर रखने की कोशिश भी नहीं करोगे? हरमाइनी, मैं नहीं कर सकता। तुम तो जानती ही हो मैं गुप्त विद्या में बहुत कमजोर हूँ। मुझे कभी समझ में नहीं आई। तुमने दरअसल कभी कोशिश ही नहीं की, वो तैश में बोली। मैं यह नहीं समझ पाई हैरी, क्या तुम्हें यह खास संपर्क या संबंध पसंद है? वो हैरी के चेहरे के भाव देखकर बीच में ही रुक गई। जब वो उठकर खड़ा हुआ। पसंद है? उसने धीरे से कहा। क्या तुम्हें यह पसंद आता? मैं... नहीं, मुझे अफसोस है हैरी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इससे नफरत करता हूँ। मैं इस बात से नफरत करता हूँ कि वो मेरे भीतर पहुंच सकता है, कि मुझे उसके सबसे खतरनाक रूप में देखना पड़ता है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। डंबलडोर, डंबलडोर को भूल जाओ। यह किसी और का नहीं, मेरा फैसला है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह गैग्रोगिच के पीछे क्यों पड़ा है। किसके? एक विदेशी छड़ी साज है, हैरी ने कहा। उसने क्रम की छड़ी बनाई थी और क्रम का मानना है कि वह बेजोड़ छड़ी साज है, रॉन ने कहा।
लेकिन तुम्हारे मुताबिक वोल्डेमॉर्ट ने ओलिवेंडर को कहीं कैद कर रखा है। अगर उसके पास पहले से ही एक छड़ी बनाने वाला है, तो फिर उसे दूसरे की क्या जरूरत है? शायद वह भी क्रम की तरह सोचता होगा। शायद उसे भी लगता होगा कि गैग्रोविच बेहतर है, या फिर वह सोचता होगा कि गैग्रोविच उसे बता देगा कि मुझ पर हमला करते वक्त मेरी छड़ी ने जो किया था वह क्यों किया था, क्योंकि ओलिवेंडर को तो इसका कारण समझ में ही नहीं आया था। हैरी ने चटके हुए धूल भरे आईने में देखा। उसे दिखा कि रॉन और हर्माइनी उसकी पीठ पीछे संदेह भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। हैरी, तुम बार बार यह क्यों कहते हो कि तुम्हारी छड़ी ने कुछ किया था? हरमाइनी ने कहा। वह तो तुमने किया था। तुम अपनी शक्ति की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो काम मैंने नहीं किया था। और वोल्डेमॉर्ट भी जानता है हरमाइनी। हम दोनों ही जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को गुस्से से देखा। हैरी जानता था कि वो हरमाइनी को यकीन नहीं दिला पाया था, और वह विद्रोह में तर्क खोज रही थी। दोनों ही चीजों के बारे में, उसकी छड़ी के बारे में भी और इस बारे में भी कि वह वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में देखने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसे राहत मिली जब रॉन ने बीच में हस्तक्षेप किया। रहने दो, उसने हरमाइनी को सलाह दी। यह उस पर है, और अगर हमें कल मंत्रालय जाना है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी योजना के बारे में बात करनी चाहिए? हरमाइनी ने मन मारकर अपनी बात वहीं छोड़ दी। हालांकि हैरी को यकीन था कि वह पहला मौका मिलते ही दोबारा हमला कर देगी। वे नीचे किचन में पहुंचे, जहां क्रीचन ने उन सभी को स्ट्रू और टिकल टार्ट परोसा। वे उस रात देर से सोने गए, क्योंकि वे अपनी योजना पर तब तक घंटों बातें करते रहे जब तक कि उन्होंने उसे पूरा याद करके एक दूसरे के सामने बिना गलती किए दोहरा नहीं दिया। हैरी अब सीरियस के कमरे में सोने लगा था। उसने अपनी छड़ी की रोशनी अपने डैडी, सीरियस, ल्यूपिन और पेटिग्रू की फोटो की तरफ केंद्रित की। वह 10 मिनट तक योजना के बारे में बुदबुदाता रहा। बहरहाल जब उसने अपनी छड़ी की रोशनी बुझाई, तो वह भेस-बदल काढ़े या वमनकारी टॉफी या जादुई मरम्मत विभाग के नेवी ब्लू दुशालों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह गैग्रोविच नामक छड़ी साज के बारे में सोच रहा था, और यह भी कि गैग्रोविच कब तक छिपा रह पाएगा जब वोल्डेमॉर्ट इतने दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा कर रहा था। ऐसा लगा जैसे आधी रात के बाद भोर का उजाला बहुत जल्दी हो गया। तुम भयंकर दिख रहे हो, रॉन ने पहला वाक्य कहा जब वो हैरी को जगाने के लिए कमरे में गया। ज्यादा समय तक नहीं, हैरी ने जम्हाई लेते हुए कहा। उन्हें हरमाइनी नीचे किचन में मिली। किचन ने उसे कॉफी और हॉट रोल परोस दिए। हैरी को हरमाइनी थोड़ी बोराई हुई दिखी, वैसे ही जैसे परीक्षाओं में रिवीजन करते वक्त दिखती थी। दुशाले, हरमाइनी ने धीरे से कहा। फिर उन्हें देखने के बाद उसने घबरा कर अपना सिर हिलाया और अपने बैग में तलाश करने लगी। भेस बदल काढ़ा, अदृश्य चोगा, विस्फोटक ध्यान भंग। तुम दोनों को भी ये दो दो रख लेना चाहिए ताकि वक्त जरूरत काम आए। वमनकारी टॉफी, नासिका रक्त प्रवाह टॉफी, विस्तारित कान। नाश्ता करने के बाद वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। क्रीचर ने उन्हें झुककर सलाम करके किचन से विदा दिया और यह दावा किया कि उनके लौटकर आने तक वह स्टीक और किडनी पाई तैयार रखेगा। भगवान उसका भला करे, रॉन ने प्यार से कहा, और मैं सोचता था कि उसका सिर काट कर दीवार पर लटका देना चाहिए। वे बहुत सावधानी से सामने वाले सीढ़ी तक गए। उन्हें सूजी आंखों वाले दो प्राणभक्षी दिख रहे थे, जो धुंध भरे चौक में खड़े होकर घर की निगरानी कर रहे थे। हरमाइनी पहले रॉन के साथ अंतर्ध्यान हुई, फिर हैरी को लेने आई। अंधेरे और दम घुटने के सामान्य संक्षिप्त अंतराल के बाद हैरी उस छोटे रास्ते पर पहुंच गया जहां उनकी योजना शुरू होने वाली थी। रास्ता इस वक्त वीरान था। वहां सिर्फ दो बड़े कूड़ेदान थे। मंत्रालय में सबसे पहले आने वाले कर्मचारी आमतौर पर 8 बजे तक यहाँ प्रकट नहीं होते थे। तो फिर ठीक है, हरमाइनी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वो औरत यहाँ लगभग 5 मिनट में आ जाएगी जब मैं उसे स्तब्ध कर दूं। हरमाइनी, हम जानते हैं, रॉन ने सख्ती से कहा, और मेरे ख्याल से उसके यहाँ आने से पहले हमें दरवाजा खोल लेना चाहिए था। हरमाइनी चीखी। मैं तो भूल ही गई थी, पीछे हटो। उसने अपनी छड़ी ताला लगे और पोस्टरों से ढके आपातकालीन दरवाजे की तरफ की, जो धमाके के साथ खुल गया। पहरेदारी के दौरान उन्हें यह मालूम पड़ चुका था कि इसके पीछे का अंधेरा गलियारा एक खाली थिएटर की तरफ जाता था। हरमाइनी ने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा ताकि यह बंद ही नजर आए। और अब उसने बाकी दोनों की ओर मुड़ते हुए कहा, हम दोबारा चोगा ओढ़ लेते हैं और इंतजार करते हैं। रॉन ने बात पूरी की और चोगे को हरमाइनी के सिर के ऊपर फेंक दिया तथा हैरी की तरफ आंखें मटका कर देखा। लगभग 1 मिनट बाद खट की हल्की सी आवाज हुई और मंत्रालय की सफेद बालों वाली एक महिला कर्मचारी उनसे कुछ फुट दूर प्रकट हुई। धूप की एकाएक चमक से उसकी आंखें थोड़ी झपकीं, क्योंकि सूरज अभी अभी बादल के पीछे से निकला था।
बहरहाल अप्रत्याशित गर्मी का आनंद लेने का उसे समय नहीं मिला, क्योंकि हरमाइनी का खामोश स्तब्धीकरण मंत्र उसके सीने पर पड़ा और वह गिर गई। बहुत बढ़िया हरमाइनी, रॉन ने थिएटर के दरवाजे के पास वाले कूड़ेदान के पीछे से निकलते हुए कहा। जब हैरी ने अदृश्य चोगा उतार दिया, वे उस नाटी जादूगरनी को अंधेरे गलियारे में ले गए जो मंच के पीछे जाता था। हरमाइनी ने जादूगरनी के सिर के कुछ बाल उखाड़कर कीचड़ जैसे भेस बदल काढ़े के फ्लास्क में डाल दिए, जिसे उसने अपने बैग में से बाहर निकाला था। रॉन नाटी जादूगरनी के हैंडबैग में टटोल रहा था। इसका नाम माफाल्डा हॉपकर्क है, रॉन ने एक छोटे कार्ड को पढ़ते हुए कहा, जिससे पता चला कि उनकी शिकार अनुचित जादुई प्रयोग कार्यालय में असिस्टेंट थी। हरमाइनी, तुम इसे रख लो और ये रहे टोकन। उसने जादूगरनी के पर्स में से कुछ छोटे सुनहरे सिक्के निकालकर हरमाइनी को दे दिए, जिन सभी पर MOM लिखा था। हरमाइनी ने भेस-बदल काढ़ा पी लिया, जो अब सूर्यमुखी जैसे रंग का हो गया था। कुछ ही सेकंड बाद उनके सामने माफाल्डा हॉपकर की हम शक्ल खड़ी थी। जब वो माफाल्डा का चश्मा उतार कर लगाने लगी, तो हैरी ने अपनी घड़ी देखी। हमें देर हो रही है, जादुई मरम्मत विभाग का कर्मचारी किसी भी पल यहाँ आ सकता है। उन्होंने जल्दी से असली माफल्डा को बंद करके दरवाजा लगा दिया। हैरी और रॉन ने अपने ऊपर अदृश्य चोगा डाल लिया, लेकिन हरमाइनी सामने रहकर इंतजार करती रही। कुछ पल बाद खट की एक और आवाज आई। इस बार उनके सामने एक नाटा जादूगर प्रकट हुआ। ओह, हेलो माफल्डा। हेलो, हरमाइनी ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। तुम आज कैसे हो? ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, नाटे जादूगर ने जवाब दिया, जो काफी उदास दिख रहा था। जब हरमाइनी और जादूगर मुख्य सड़क की ओर बढ़े, तो हैरी और रॉन उनके पीछे चलने लगे। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, हरमाइनी ने सख्त लहजे में कहा। जब जादूगर ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताने की कोशिश की, उसे सड़क तक पहुंचने से पहले रोकना अनिवार्य था। यह लो, टॉफी खाओ। ओह, ओह नहीं, धन्यवाद। एक तो लेनी ही पड़ेगी, हरमाइनी ने आक्रामक अंदाज में कहा और अपनी वमनकारी टॉफियों का बैग उसके चेहरे के सामने लहराया। थोड़ी दहशत में आते हुए नाटे जादूगर ने एक टॉफी खा ली। प्रभाव तत्काल हुआ। जिस पल जीभ से वमनकारी टॉफी का संपर्क हुआ, नाटा जादूगर इतनी जोर से उल्टी करने लगा कि उसे पता भी नहीं चला कि हरमाइनी ने उसके सिर के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। हे भगवान, वह बोली, जब जादूगर पूरी गली में उल्टी करता रहा। शायद तुम्हें आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए। नहीं नहीं, उसने रूंधे गले के साथ कहा और एक बार फिर उल्टी कर दी। हालांकि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद आगे चलने की कोशिश कर रहा था। आज नहीं, आज के दिन तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन यह तो पागलपन है, हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा। तुम इस हालत में ऑफिस नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें सेंट मंगूस अस्पताल जाना चाहिए, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। जादूगर अब गिर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह अब भी हाथों के बल मुख्य सड़क की ओर रेंगने की कोशिश कर रहा था। तुम इस तरह ऑफिस नहीं जा सकते, हरमाइनी चीखी। आखिरकार जादूगर को उसकी बात में दम नजर आया। हरमाइनी का सहारा लेकर वह खड़ा हुआ और अपनी जगह घूमकर अंतर्ध्यान हो गया। अपने पीछे वह उल्टी के कुछ अंश छोड़ गया, और वह बैग भी, जो उसके अंतर्ध्यान होते समय रॉन ने उसके हाथ से छुड़ा लिया था। ओह, हरमाइनी ने उल्टी के अंशों से बचने के लिए अपने दुशाले को थोड़ा ऊपर उठा लिया। उसे भी स्तब्ध कर सकते थे, इतनी झंझट नहीं होती। रॉन अदृश्य चोगे के नीचे से जादूगर का बैग लेकर निकला और बोला, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि बहुत से लोगों को बेहोश कर देने से लोगों का ध्यान जा सकता था। वैसे उसे अपने काम से बड़ा प्रेम है ना? बाल और काढ़ा निकालो। 2 मिनट में रॉन उनके सामने खड़ा था। वह बीमार जादूगर जितना ही नाटा हो गया था और बैग में रखे नेवी ब्लू दुशाले पहने था। अजीब बात है कि वह आज इन्हें पहनकर नहीं आया, है ना? हालांकि वह काम पर जाने के लिए बड़ा उतावला दिख रहा था। चाहे जो हो, पीछे लिखे लेबल के अनुसार मेरा नाम रैग कैटरमोल है। अब यही इंतजार करो, हरमाइनी ने हैरी से कहा, जो अब भी अदृश्य चोगे के नीचे था। हम तुम्हारे लिए कुछ बाल लेकर आते हैं। हैरी को 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि उल्टी से नहाई गली में स्तब्ध माफल्डा को छिपाने वाले दरवाजे के पास अकेले खड़े खड़े उसे यह समय ज्यादा लंबा लगा। आखिरकार रॉन और हरमाइनी दोबारा आ गए। हम नहीं जानते कि वो कौन है, हरमाइनी ने हैरी की तरफ कुछ घुंघराले काले बाल बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो नाक से खून बहाता हुआ घर गया है। यह लो, वो काफी लंबा है, तुम्हें ज्यादा बड़े दुशालों की जरूरत पड़ेगी। उसने पुराने दुशाले निकाले जो क्रीचर ने उनके लिए धोए थे। हैरी काढ़ा लेकर अपना रूप बदलने चला गया। जब दर्द भरा रूपांतरण पूरा हुआ, तो वह 6 फुट से भी ज्यादा लंबा था। अपनी मांसपेशियों भरी बाह से उसे पता चल गया कि उसमें काफी शक्ति थी। उसकी दाढ़ी भी थी।
अदृश्य चौके और चश्मे को अपने नए दुशाले के भीतर ठूसने के बाद वो बाकी दोनों के पास पहुंच गया। ओह, तुम तो डरावने दिख रहे हो, रॉन ने हैरी को देखते हुए कहा, जो अब उससे बहुत लंबा था। माफिल्डा का टोकन ले लो, हरमाइनी ने हैरी से कहा। अब हम चलते हैं, लगभग 9 बज गए हैं। वे लोग एक साथ गली से बाहर निकले और 50 गज तक भीड़ भरे फुटपाथ पर चलने लगे। सामने 2 सीढ़ियां थी, जिनके बीच में काली रेलिंग थी। एक तरफ लिखा था पुरुष और दूसरी तरफ लिखा था महिलाएं। 1 मिनट में मिलते हैं, हरमाइनी ने घबराते हुए कहा, और वो महिलाओं वाली सीढ़ियों की तरफ चल दी। हैरी और रॉन कुछ अजीब पोशाक वाले आदमियों के बीच पहुंच गए। वे लोग एक अंडरग्राउंड पब्लिक टॉयलेट में दाखिल हो रहे थे, जिस पर गंदे से काले और सफेद टाइल्स लगे थे। मॉर्निंग रेग, नेवी ब्लू वाले दुशाले पहने दूसरे जादूगर ने कहा, जब वह दरवाजे के छेद में अपना सुनहरा टोकन डालकर टॉयलेट में पहुंच गया। यह खामखा का झंझट है ना? हम सबको इस तरह अंदर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे लोग किसके आने का इंतजार कर रहे हैं? हैरी पॉटर के आने का? जादूगर अपनी मजाक पर जमकर हंसा। रॉन भी मजबूरी में मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, यह मूर्खतापूर्ण है ना? वह और हैरी पास पास वाले टॉयलेट में दाखिल हो गए। हैरी के दाईं और बाईं तरफ से फ्लश होने की आवाज आई। वह नीचे झुका और उसने दोनों टॉयलेटों के नीचे की खुली जगह में से देखा। उसने देखा कि जूते पहने 2 पैर उठकर बगल वाली टॉयलेट सीट में जा रहे थे। उसने बाईं ओर देखा। रॉन उसकी तरफ देखकर पलके झपका रहा था। उसने फुसफुसाकर पूछा, हमें खुद को फ्लश करना पड़ेगा? ऐसा ही लगता है, हैरी ने फुसफुसाकर जवाब दिया। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। वे दोनों खड़े हो गए, बहुत ही मूर्ख महसूस करते हुए। हैरी टॉयलेट सीट के अंदर गया। वह तत्काल जान गया कि उसने सही काम किया था। पानी में खड़े होने के बावजूद उसके जूते, पैर और दुशाले बिल्कुल सूखे थे। उसने हाथ उठाकर चेन खींची। अगले ही पल वो एक छोटी पाइप में से होता हुआ जादू मंत्रालय की एक अंगीठी में से बाहर निकला। वह अजीब तरीके से उठा। उसका शरीर अब सामान्य से ज्यादा लंबा चौड़ा था। हैरी जब पहले मंत्रालय में आया था तो उसे एट्रियम में इतना अंधेरा कभी नहीं मिला था। पहले हॉल में बीच में एक सुनहरा कुंड था, जिससे चमकदार लकड़ी के फर्श और दीवारों पर रोशनी होती थी। अब वहाँ काले पर्दे की एक विशाल प्रतिमा थी, जो थोड़ी भयावह दिख रही थी। उसमें एक जादूगरनी और जादूगर नक्काशीदार सिंहासनों पर बैठे थे और उनके नीचे अंगीठियों से बाहर निकलते मंत्रालय के कर्मचारियों को देख रहे थे। मूर्ति के नीचे एक तरफ 1 फुट ऊंचे अक्षरों में ये शब्द लिखे थे, जादू ही शक्ति है। हैरी के पैरों के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराया। एक और जादूगर उनके पीछे वाली अंगीठी से अभी अभी बाहर निकला था। दूर क्यों नहीं हटते? क्या तुम्हारी आंखें? ओह, माफ करना, रनकॉर्क। अधगंजा जादूगर स्पष्ट रूप से डर गया था और जल्दी से वहां से चला गया। यह स्पष्ट था कि हैरी जिस रनकॉर्क के वेश में था वह दबंग था। श्श! एक आवाज आई। हैरी ने पलटकर चारों तरफ देखा। एक बूढ़ी जादूगरनी और जादुई मरम्मत विभाग का नाटा जादूगर मूर्ति के पास से इशारा करके उसे बुला रहे थे। हैरी जल्दी से उनके पास पहुंच गया। तो तुम ठीक ठाक पहुंच गए? हरमाइनी ने हैरी से फुसफुसाकर पूछा। नहीं, वो अब भी टॉयलेट में फंसा हुआ है, रॉन ने कहा। ओह, तुमने भी कितना जोरदार मजाक किया है। यह भयंकर है ना? उसने हैरी से कहा, जो मूर्ति की तरफ घूर रहा था। क्या तुमने देखा वे किस पर बैठे हैं? हैरी ने गौर से देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह जिन्हें सजावटी नक्काशीदार सिंहासन मान रहा था, वे दरअसल इंसान थे, नंगे शरीर वाले सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिन सभी के चेहरे मूर्खतापूर्ण, बदसूरत और विकृत थे। आकर्षक दुशाले वाले जादूगर का वजन उठाने के लिए वे सभी सटकर खड़े थे। मगलू, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, अपनी सही जगह पर। चलो, अब हमें चलना चाहिए। वे जादूगरों और जादूगरनियों की भीड़ में शामिल हो गए, जो हॉल के अंतिम छोर पर लगे सुनहरे दरवाजों की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने चुपके से चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं पर भी डेलोरेस अम्ब्रिज नजर नहीं आई। वे गेट से होते हुए एक छोटे हॉल में पहुंच गए, जहां 20 सुनहरी लिफ्टों के सामने लोगों की लाइनें लगी थी। वे अभी सबसे पास वाली सुनहरी लिफ्ट तक पहुंचे ही थे कि तभी एक आवाज आई, कैटरमोल। उन्होंने पलटकर देखा। हैरी के पेट में तूफान आ गया। डंबलडोर की मौत के समय मौजूद एक प्राणभक्षी उनकी तरफ धड़धड़ाता हुआ आ रहा था। आसपास के मंत्रालय के कर्मचारी सहम कर खामोश हो गए और उन्होंने नजरें झुका ली। हैरी को लगा जैसे वे डर की लहरें महसूस कर रहे थे। उस आदमी का त्योरी चढ़ा, थोड़ा बेरहम चेहरा उसके शानदार दुशालों के तालमेल नहीं दिख रहा था, जिन पर सोने के धागों की कढ़ाई थी। लिफ्टों के चारों ओर जमा भीड़ में से एक जादूगर चापलूसी भरे अंदाज में चिल्लाया, मॉर्निंग याक्सले। याक्सले ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
कैटरमोल, मैंने जादुई मरम्मत विभाग में किसी को मेरा ऑफिस ठीक करने के लिए कहा था। वहां अब भी बारिश हो रही है। रॉन ने मुड़कर देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई दूसरा जवाब देगा, लेकिन कोई नहीं बोला। बारिश हो रही है आपके ऑफिस में? यह तो अच्छा नहीं है ना? रॉन घबराकर हंस दिया। याक्सले की आंखें फैल गई। कैटरमोल, तुम्हें यह मजेदार बात लग रही है ना? दो जादूगरनियां लिफ्ट के सामने कतार से निकलकर दूर चल दी। नहीं, रॉन ने कहा। नहीं, जाहिर है नहीं। कैटरमोल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछताछ करने के लिए नीचे जा रहा हूँ? दरअसल मुझे बहुत हैरानी है कि जब वह वहां इंतजार कर रही है तो तुम उसका हाथ क्यों नहीं थामे हो। लगता है तुमने पहले ही हार मान ली है ना? शायद समझदारी बड़ा फैसला है। अब अगली बार किसी शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी करना। दहशत में हरमाइनी की चीख निकल गई। याक्सले ने उसकी तरफ देखा। वह हल्के से खांसी और मुड़ गई। मैं रॉन हकलाते हुए बोला। लेकिन अगर मेरी पत्नी पर बदजात होने का आरोप लगा होता, याक्सले ने कहा। वैसे मैं कभी इतनी घटिया औरत से शादी करूंगा भी नहीं, और जादू मंत्रालय पालन विभाग का प्रमुख मुझसे कोई काम करवाना चाहता तो मैं उस काम को सबसे ऊपर रखता। कैटरमोल, तुम मेरी बात समझ गए? हाँ, रॉन ने फुसफुसा कर कहा। तो फिर जाकर यह काम करो कैटरमोल, और अगर मेरा ऑफिस 1 घंटे के भीतर पूरी तरह नहीं सूखा तो तुम्हारी पत्नी का खून का दर्जा पहले से भी ज्यादा गंभीर शंका में होगा। उनके सामने की सुनहरी लिफ्ट की ग्रिल खड़खड़ाकर खुल गई। हैरी की तरफ सिर हिलाकर और अप्रिय ढंग से मुस्कुराकर याक्सले दूसरी लिफ्ट की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था कि याक्सले को हैरी से उम्मीद थी कि वह कैटरमोल के साथ हुए व्यवहार पर खुश होगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने सामने वाली लिफ्ट में दाखिल हुए। उनके पीछे कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे लोग उन्हें संक्रामक समझ रहे थे। ग्रिल धड़ाम के साथ बंद हुई और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अब मैं क्या करूं? रॉन ने बाकी दोनों से तत्काल पूछा। वो सदमे में दिख रहा था। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी पत्नी, मेरा मतलब है कैटरमोल की पत्नी। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हमें एक साथ रहना चाहिए, हैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन रॉन ने तेजी से अपना सिर हिलाया। यह पागलपन है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों जाकर अम्बridge को खोजो। मैं जाकर याक्सले के ऑफिस को ठीक करता हूँ, लेकिन मैं बारिश रोकूंगा कैसे? इसका मंत्र है मंत्र प्रभाव समाप्तम, हरमाइनी ने तत्काल कहा। अगर कोई शाप या बुरा मंत्र होगा तो इससे बारिश रुक जाएगी। अगर न रुके तो वायुमंडलीय सम्मोहन में कोई गड़बड़ी हुई होगी, जिसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल होगा। हाल फिलहाल तुम उसके सामान को सुरक्षित रखने के लिए अप्रभावित सम्मोहन का प्रयोग कर देना। इसे दोबारा कहना, जरा धीरे, रॉन ने कहा और हड़बड़ी में अपनी जेब से कलम खोजने लगा। लेकिन उसी पल लिफ्ट रुक गई। एक महिला की आवाज आई। चौथा गलियारा, जादुई प्राणी नियमन एवं नियंत्रण विभाग, जिसमें जानवर, प्राणी और भूत प्रेत विभाग, पिशाच संपर्क कार्यालय और पीड़क जंतु परामर्श कार्यालय है। ग्रिल दोबारा खुल गई। कुछ जादूगर अंदर आए और पीले बैगनी कागज के ऊपर हवाई जहाज भी, जो लिफ्ट की छत से लगे लैंप के पास मंडराने लगे। मॉर्निंग एल्बर्ट, भूरे मूंछों वाले आदमी ने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने रॉन और हरमाइनी पर नजर डाली जब लिफ्ट एक बार फिर ऊपर की तरफ चल दी। हरमाइनी अब फुसफुसाकर रॉन को तेजी से निर्देश दे रही थी। जादूगर हैरी की ओर झुका और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। डर क्रेसवेल हैं? पिशाच संपर्क कार्यालय में? बहुत बढ़िया एल्बर्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे उसका पद मिल जाएगा। उसने आंख मारी। हैरी जवाब में मुस्कुराया और उम्मीद की कि इससे काम चल जाएगा। लिफ्ट रुक गई और ग्रिल एक बार फिर खुल गई। जादूगरनी की आवाज आई। दूसरा गलियारा, जादुई कानून पालन विभाग, जिसमें अनुचित जादुई प्रयोग विभाग, हॉरर मुख्यालय और जादुई न्याय सभा प्रशासनीय सेवाएं हैं। हैरी ने देखा कि हरमाइनी ने रॉन को हल्का सा धक्का दिया और वह लिफ्ट में से तेजी से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे दूसरे जादूगर भी निकल गए। अब हैरी और हरमाइनी अकेले रह गए थे। जिस पर सुनहरी ग्रिल बंद हुई, हरमाइनी बहुत तेजी से बोली। हैरी, मुझे लगता है कि मैं भी उसके साथ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि उसे जरा भी अंदाजा है कि उसे क्या करना है, और अगर वो पकड़ा गया तो पूरी योजना। पहला गलियारा, जादू मंत्री और सहायक स्टाफ। सुनहरी ग्रिल एक बार फिर खुल गई और हरमाइनी के मुंह से आ निकल गई। उनके सामने 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 गहरी बातचीत में डूबे थे। लंबे बालों वाला एक जादूगर शानदार काले और सुनहरे दुशाले पहने था। उसके पास मेंढकी जैसे दिखने वाली एक मोटी जादूगरनी खड़ी थी, जिसने अपने छोटे बालों में मखमल की बो लगा रखी थी और अपने सीने पर क्लिपबोर्ड को जकड़ रखा था।